सो हेलो स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम टू द थोरेक्स यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में। लास्ट लेक्चर में हमने मोनेरा किंगडम को बहुत अच्छे से स्टडी कर लिया था, है ना। तो आज हम अगला किंगडम स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है प्रोटिस्टा बेसिकली। तो आप मेरे साथ हेडिंग लगा सकते हैं अपनी नोटबुक में, किंगडम प्रोटिस्टा। जैसा कि हमने जब क्लासिफिकेशन को स्टार्ट किया था तब समझ लिया था कि किंगडम को प्रपोज किसने किया था। बेसिकली ये जो प्रोटिस्टा किंगडम है इसे किसने बनाया था? अर्नस्ट हैकेल साइंटिस्ट ने बनाया था। तो वही सबसे पहले लिखते हैं हम कि ये प्रोटिस्टा शब्द किसने दिया था और इसे किसने इंट्रोड्यूस किया था बेसिकली। तो यहाँ पे लिखते हैं हम टर्म प्रोटिस्टा कॉइन्ड बाय अर्नस्ट हैकेल। अर्नस्ट हैकेल ने ये टर्म जो है वो कॉइंड किया था, बनाया था बेसिकली। दिस किंगडम वाज प्रपोज्ड बाय अर्नस्ट हैकेल। इस शब्द को भी दिया था अर्नस्ट हैकेल ने और इस किंगडम का निर्माण भी किया था अर्नस्ट हैकेल ने। अर्नस्ट हैकेल ने कहा था कि जितने भी यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं उन सभी को उठा के हम किस में रखेंगे? प्रोटिस्टा के अंदर रखेंगे बेसिकली। तो अगली लाइन हम वही लिखेंगे, ऑल यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स आर प्लेस्ड अंडर प्रोटिस्टा किंगडम। जितने भी एक सेल से बने हुए, और वो सेल होनी चाहिए यूकैरियोटिक, एक सेल यानी कि वो सेल है यूकैरियोटिक। ऐसे जो ऑर्गेनिज्म है उसे कहां रखा गया? प्रोटिस्टा के अंदर रखे गए। यानी कि अगर कोई ऑर्गेनिज्म यूकैरियोटिक सेल का बना है तो उसे कहां रखेंगे? प्रोटिस्टा के अंदर रखेंगे। ये बात किसने कही थी? अर्नस्ट हैकेल ने कही थी बेसिकली। यहां पर जितने भी मेंबर आते हैं वो सभी मेजॉरिटी ऑफ देम कहां पे मिलते हैं? पानी के अंदर मिलते हैं। तो वो लाइन भी लिख लो, all members of protista kingdom are primarily aquatic। प्राइमरीली का मतलब है ज्यादातर जो जीव जंतु इसमें आते हैं वो कैसे होते हैं? एक्वेटिक होते हैं। कुछ एक्सेप्शन हो सकते हैं जो गीली मिट्टी में मिलते हैं, है ना, सॉइल में मिलते हैं, छांव में मिलते हैं, ऐसे एक्सेप्शन हो सकते हैं। इसलिए लिखा गया है प्राइमरीली एक्वेटिक। ज्यादातर कैसे होते हैं? पानी के अंदर ही मिलते हैं। खारे पानी, मीठे पानी, सभी तरह के पानी में मिलते हैं। जब इसके टाइप पढ़ेंगे तो और आपको चीजें समझ में आएगी। इस किंगडम के अंदर जितने भी ऑर्गेनिज्म आते हैं उनके अंदर न्यूट्रिशन कैसा होता है उसकी बात करते हैं भाई। यहां पर फोटोसिंथेसिस से लेकर, कहां से लेकर? फोटोसिंथेसिस, जिसे ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन बोल सकते हो, वहां से लेकर होलोजोइक न्यूट्रिशन तक सभी टाइप के क्या होते हैं? न्यूट्रिशन होते हैं। केवल एक टाइप का न्यूट्रिशन है जो यहाँ पे नहीं होता है, उसे क्या बोलते हैं? कीमो ऑटोट्रोफिक। पहले भी सिखा चुका हूं, मोनेरा किंगडम के अंदर कौन सा न्यूट्रिशन नहीं होता है? होलोजोइक। प्रोटिस्टा के अंदर कौन सा नहीं होता है? ऑटो कीमोट्रोफिक। तो ये बात हम कर चुके हैं भाई। यहाँ पे सभी टाइप का न्यूट्रिशन प्रेजेंट होगा एक्सेप्ट ऑटो कीमोट्रोफिक। तो ये लाइन लिख लेते हैं भाई एक बार, है ना। ऑल टाइप ऑफ न्यूट्रिशन found here except कीमोऑटोट्रोफिक। कीमोऑटोट्रोफिक के अलावा सभी टाइप के न्यूट्रिशन मिलेंगे। इसीलिए हेंस बाउंड्रीज ऑफ प्रोटिस्टा किंगडम आर नॉट वेल डिफाइंड। इसीलिए जो प्रोटिस्टा किंगडम की बाउंड्री है वो डिफाइंड नहीं है अच्छे तरीके से। भाई अगर किसी किंगडम के अंदर बहुत कम ऑर्गेनिज्म आते हैं और उनके अंदर एक या दो टाइप का न्यूट्रिशन होता है तो हम कहेंगे इस न्यूट्रिशन से लेकर इस न्यूट्रिशन को शो करने वाले ऑर्गेनिज्म कहां पे आते हैं?
इस किंगडम के अंदर आते हैं, कह सकते हैं या नहीं? अगर किसी किंगडम के अंदर कोई एक या दो टाइप का न्यूट्रिशन है तो हम कहेंगे इस न्यूट्रिशन से लेकर इस न्यूट्रिशन तक आने वाले ऑर्गेनिज्म इस किंगडम में आते हैं। अंडरस्टूड और नॉट? अगर किसी किंगडम के अंदर बहुत टाइप के क्या मिलेंगे, न्यूट्रिशन मिलेंगे, सभी टाइप के न्यूट्रिशन मिलेंगे, तो हम ये नहीं कह पाएंगे कि इस न्यूट्रिशन से लेकर इस न्यूट्रिशन तक के ऑर्गेनिज्म यहाँ पे आएंगे, क्योंकि इस और इस को फिक्स ही नहीं कर सकते। बहुत टाइप के न्यूट्रिशन प्रेजेंट है यहाँ पर, इसलिए इसकी बाउंड्री यहां से लेकर यहां तक है ये कह नहीं सकते हैं, इसको डिफाइन नहीं कर सकते हैं, वेल डेफिनेशन नहीं दे सकते हैं। इस किंगडम की जो सीमाएं हैं, बाउंड्रीज, उसे फिक्स नहीं किया जा सकता। ये जो किंगडम है ये फंजाई के साथ, एनिमेलिया के साथ, प्लांटी के साथ, सबके साथ कंबाइंड होता है, क्योंकि प्लांट का फीचर है फोटोसिंथेसिस करना, होलोजोइक न्यूट्रिशन दिखाना एनिमल्स का फीचर है। तो कुछ ऐसी लाइनें एनसीईआरटी के अंदर लिखी गई है जो आपके सामने समझाई जा रही है। अगली लाइन में लिखता हूं कि यार इनके अंदर रिप्रोडक्शन कैसे होता है। अगली लाइन लिखो, दे रिप्रोड्यूस बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल के अंदर भी कौन सा होता है भाई, यहाँ पे फिजन होता है एंड स्पोर फॉर्मेशन होता है। फिजन का मतलब सिंपल एक सेल दो सेल्स के अंदर टूट जाएगा, जिसे सेल डिवीजन भी बोल सकते हैं, और स्पोर का मतलब उस सेल के अंदर स्पोर बनेंगे, जो स्पोर बाहर निकलकर नए सेल्स का क्या करेंगे, निर्माण करेंगे, फॉर्मेशन करेंगे। तो यहाँ पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। लेकिन यहाँ पर कभी कभी ये यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं, ये सेल कभी कभी फ्यूज होते हैं। फ्यूज होने का मतलब मिलना, दो सेल आपस में मिल जाते हैं जिससे एक डिप्लॉइड सेल बन जाता है। बेसिकली उसी डिप्लॉइड सेल का नाम होता है जाइगोट। तो हम वो लाइन भी लिखेंगे, समटाइम्स these cells fuses and forms zygote. It means they show sexual reproduction. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का यही तो कैरेक्टर है कि दो गैमेट बनेंगे और दोनों आपस में फ्यूज होंगे। यहां पर गैमेट नहीं बनते, बट दोनों सेल्स क्या होती है, फ्यूज होती है, जिससे जाइगोट जैसी स्ट्रक्चर बनती है। इसीलिए ये वो पहला किंगडम है जिसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टार्ट होता है। यही वो जगह है जहां से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टार्ट हुआ है। इससे आगे आने वाले किंगडम में, ऑर्गेनिजम्स में ऑब्वियसली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट होगा, क्योंकि यहीं से स्टार्ट हो गया है। तो मैं उम्मीद करता हूं इतनी लाइनें समझ में आई है। यू कैन नोट दिस, देन वी फर्दर मूव ऑन। इरेज कर रहा हूं, आप पॉज करके नोट कर लेंगे, इतनी उम्मीद है मुझे, है ना। दोपहर का समय है, गर्मी बहुत है यहाँ पे राजस्थान में, है ना। आपके वहां मौसम कैसा है आप बता सकते हैं कमेंट करके। तो प्रोटिस्टा किंगडम के बारे में लिख रहे हैं हम बेसिकली। हम बात कर रहे थे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे। तो अगली लाइन लिखें आप, फर्स्ट सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स present under प्रोटिस्टा किंगडम। जिन्होंने पहली बार क्या किया था, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किया था, वो ऑर्गेनिज्म कहां पे प्रेजेंट है, प्रोटिस्टा किंगडम के अंदर ही प्रेजेंट है बेसिकली। अगली लाइन लिखते हैं हम, यहां पर एक ही सेल है, ये यूनिसेलुलर है, तो टिश्यू तो यहां पे बनेगा ही नहीं। तो आप ये लाइन भी लिख सकते हो कि यहाँ पे टिश्यू लेवल एब्सेंट है भाई, टिश्यू यहाँ पे बनते ही नहीं है क्योंकि एक ही सेल है। अगली लाइन भी आप लिख सकते हो, सम हैव शूडोपोडिया। यहां पे मिलने वाले कुछ ऑर्गेनिज्म के अंदर शूडोपोडिया मिलते हैं। शूडोपोडिया ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं जो लोकोमोशन में और फूड को इंजेस्ट करने में हेल्प करते हैं।
यानी कि खाने को पकड़ के खाने में और चलने में मदद करते हैं सूडोपोडिया। अमीबा के अंदर होते हैं, डिटेल भी पढ़ेंगे, अभी केवल नाम समझ लो। कुछ ऑर्गेनिज्म के अंदर सूडोपोडिया होते हैं, कुछ के अंदर होते हैं फ्लेजिला जो लोकोमोशन में हेल्प करते हैं, कुछ के पास होती है सीलिया एंड सीलिया लोकोमोशन में भी हेल्प करती है और फूड को एक डायरेक्शन में मूव कराने का काम भी करती है। अंडरस्टूड और नॉट? तो कुछ ऑर्गेनिज्म के पास ये, कुछ के पास ये, कुछ के पास ये मिल सकता है। अब हम बात करते हैं इस किंगडम के अंदर कौन कौन से ग्रुप्स आते हैं बेसिकली, है ना। जैसे मोनेरा के अंदर हमने पढ़े थे बैक्टीरिया, और बैक्टीरिया के बहुत सारे ग्रुप पढ़े थे, आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया में भी फर्दर टाइप पढ़े थे, है ना। तो उसी प्रकार यहां पर कितने ग्रुप्स आते हैं वो हम लिखते हैं। फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स आर इंक्लूडेड अंडर प्रोटिस्टा किंगडम। तो हम नीचे लिख रहे हैं भाई उन ग्रुप्स के नाम, है ना, उन ऑर्गेनिजम्स के ग्रुप्स के नाम बेसिकली। सबसे पहला जो ग्रुप है वो है डाइनोफ्लेजिलेट्स। क्या है? डाइनोफ्लेजिलेट्स। नाम को देख के बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। डाई का मतलब ही होता है दो। क्या होता है? दो। फ्लेजिलेट का मतलब है फ्लेजिला। यहाँ पे दो फ्लेजिलाएं होती है सभी के पास। डाई का मतलब दो, फ्लेजिलेट का मतलब फ्लेजिला। यहाँ पे दो फ्लेजिलाएं हैं इसलिए नाम ही रख दिया डाइनोफ्लेजिलेट्स, क्योंकि सबके पास दो फ्लेजिलाएं हैं बेसिकली। अगला जो ग्रुप है उसका नाम देखिए हमारे सामने। अगले का नाम है क्राइसोफाइटा। क्या है बच्चों? क्राइसोफाइटा। क्राइसोफाइटा के अंदर भी फ्लेजिला तो नहीं मिलती, लेकिन यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है इसका सिलिका। यहाँ पे सिलिका मिलती है, इसलिए इनकी जो आउटर सरफेस है वो बहुत ही रिजिड होती है। समुद्र के अंदर इसके स्केलेटन वगैरह मिलते हैं, बात करेंगे जब डिटेल में पढ़ेंगे तो। अगले ग्रुप का नाम लिखते हैं जिसका नाम है युग्लिना, यानी कि युग्लिनोइड्स पूरे ग्रुप का नाम है। युग्लिना इसका मेंबर है, उसका नाम है। अगला जो ग्रुप हम लिखते हैं वो है स्लाइम मोल्ड फंजाई के जैसे होते हैं बेसिकली ये। अगला जो ग्रुप है उसका नाम है प्रोटोजोआ। क्या नाम है? प्रोटोजोआ। तो प्रोटिस्टा किंगडम के अंदर ये 5 ग्रुप एनसीईआरटी के अंदर मेंशन है जिनकी डिटेल पढ़ेंगे हम भर भर के। पहला है डाइनोफ्लेजिलेट, 2 फ्लेजिलाएं होती है। क्राइसोफाइटा की डिटेल पढ़ा देंगे आपको। इनका न्यूट्रिशन यहीं पे समझ लो जिससे कि थोड़ी चीजें समझ में आएगी कि ये ग्रुप इतने अलग अलग क्यों बनाए हैं बेसिकली, है ना। तो बहुत ध्यान से समझना। डाइनोफ्लेजिलेट्स और क्राइसोफाइटा ये करते हैं फोटोसिंथेसिस। क्या करते हैं बच्चों? फोटोसिंथेसिस करते हैं। अगर ये फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं इसका मतलब ये ऑटोट्रोफिक होते हैं भाई, है ना, अपना खाना खुद बनाते हैं। ये जो स्लाइम मोल्ड्स होते हैं ये होते हैं सेप्रोफिटिक। कैसे होते हैं? सेप्रोफिटिक। अगर शुरू से थोरेक्स पे पढ़ रहे हो तो सारा न्यूट्रिशन आपको समझा रखा है भाई। सेप्रोफिटिक वो होते हैं जो डेड डिकेइंग मैटर पे फीड करते हैं, है ना। ये फंजाई की तरह सेप्रोफिटिक है भाई। फंजाई पूरा किंगडम ही कैसा है? सेप्रोफिटिक। ये जो प्रोटोजोआ होते हैं ये होलोजोइक होते हैं। एनिमल्स की तरह हम कैसे होते हैं? होलोजोइक। फूड को पहले इंजेस्ट करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं? डाइजेस्ट करते हैं। लेकिन जो सेप्रोफिटिक होते हैं ये पहले डाइजेस्ट करते हैं बाद में इंजेस्ट करते हैं। डाइजेस्ट का मतलब तोड़ना एंजाइम के द्वारा, इंजेस्ट का मतलब उसे अपनी बॉडी के अंदर लेना। हम खाने को पहले खाते हैं और बॉडी के अंदर पचाते हैं, लेकिन जो ये स्लाइम मोल्ड्स होते हैं ये बाहर रख के खाने पर एंजाइम डालते हैं, बाहर ही पचाते हैं, उसके बाद न्यूट्रिएंट को क्या करते हैं? अपने बॉडी के अंदर लेते हैं। आई होप दिस 2 पॉइंट्स इज क्लियर टू एवरीवन, सेप्रोफिटिक और होलोजोइक। तो इन दो में न्यूट्रिशन है फोटोसिंथेसिस, इनके अंदर है सेप्रोफिटिक और होलोजोइक। युग्लिना के अंदर कौन सा न्यूट्रिशन है? युग्लिनोइड के अंदर यहां पर न्यूट्रिशन होता है मिक्सोट्रोफिक। कौन सा है? मिक्सोट्रोफिक बच्चों। मिक्सो का मतलब ही होता है मिक्स करना। यहां पे दोनों टाइप के न्यूट्रिशन को मिक्स कर दिया है। कौन से दोनों टाइप? न्यूट्रिशन 2 टाइप के हैं, ऑटोट्रोफिक और हेट्रोट्रोफिक। यहां पे दोनों होते हैं। कौन कौन से? ऑटोट्रोफिक और हेट्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन भाई। ऑटोट्रोफिक जब होता है तब यहाँ पे लाइट प्रेजेंट होती है, ऐसा समझो। युग्लिना इसका एक कॉमन मेंबर है बेसिकली। अगर लाइट प्रेजेंट होगी तो युग्लिना करेगा फोटोसिंथेसिस, अगर लाइट नहीं होगी तो वो कुछ छोटे मोटे ऑर्गेनिजम्स को पकड़ के खाएगा होलोजोइक की तरह। अंडरस्टूड और नॉट? यानी कि ये ऑटोट्रोफिक हो सकता है, फोटोसिंथेसिस कर सकता है। कब? जब यहाँ पे लाइट प्रेजेंट होगी। और ये हेट्रोट्रोफिक हो सकता है, होलोजोइक की तरह ऑर्गेनिज्म को खा सकता है। कब? जब यहाँ पे लाइट प्रेजेंट नहीं होगी, यानी कि नाइट के टाइम पे। ये कब होता है? ये डे के टाइम पे ये न्यूट्रिशन शो करता है और नाइट के टाइम पे ये न्यूट्रिशन शो करता है। दोनों न्यूट्रिशनों को इसने मिक्स कर दिया है, इसलिए इसका नाम रख दिया मिक्सोट्रोफिक न्यूट्रिशन। अंडरस्टूड और नॉट?
तो ये पांचों ग्रुप के न्यूट्रिशन मैंने आपके सामने लिखे हैं, पांचों ग्रुप्स के नाम आपको पता होने चाहिए बेसिकली। इसके बाद में आपको कुछ डिफरेंस समझाऊंगा इन किंगडम्स के अंदर, ये जो ग्रुप्स लिखे हैं इनके अंदर डिफरेंस समझाऊंगा। ये जो दो है एक एक की डिटेल पढ़ेंगे हालांकि हम, है ना, अच्छे से, लेकिन पहले मैं कुछ कॉमन डिफरेंस बता देता हूं जिससे उन ग्रुप्स को जब डिटेल में पढ़ेंगे तो बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए एक टेबल की फॉर्म में आपको डिफरेंस समझाते हैं। मैं उम्मीद करता हूं आपने पॉज करके नोट कर लिया है सब कुछ। जो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं प्रोटिस्टा के अंदर वो तीन किंगडम है बेसिकली, डाइनोफ्लेजिलेट, क्राइसोफाइटा और यूग्लिनोइड्स। तीन ही है जो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। हमेशा करने वाले तो दो है, तीसरा जो है वो कभी करता है कभी नहीं करता, मन मर्जी, है ना। तो तीनों के अंदर डिफरेंस समझेंगे हम बेसिकली। यहां पे आप लिख सकते हो सबसे इधर डाइनोफ्लेजिलेट्स, यहां पे आप लिख सकते हो क्राइसोफाइटा, यहां पे आप लिख सकते हो यूग्लिनोइड्स। तो इन तीनों के अंदर क्या क्या डिफरेंस है भाई, वही समझना चाह रहे हैं हम। सबसे पहले तो यार ये कहाँ पे मिलते हैं, जैसा कि हमने बात की कि प्रोटिस्टा के सारे मेंबर पानी में मिलते हैं, एक्वेटिक होते हैं। कौन सा पानी, मीठा पानी, खारा पानी, दोनों में कहाँ कहाँ मिलते हैं बात करते हैं। हैबिटेट की बात कर रहा हूं मैं सबसे पहले, ठीक है। ये मिलते हैं मोस्टली, यानी कि ज्यादातर मेंबर इसके मेरीन वाटर में, मेरीन का मतलब खारा पानी, सॉल्ट वाटर, है ना। मोस्टली मेरीन वाटर के अंदर मिलते हैं, वाटर भी लिखी देते हैं आपके लिए लोग। यहां पर इनका हैबिटेट है भाई। जो क्राइसोफाइटा होते हैं ये फ्रेश वाटर में, फ्रेश वाटर का मतलब है मीठा पानी, इसके साथ साथ ये मेरीन वाटर में भी मिल सकते हैं, यानी कि ये सभी जगह मिलते हैं भाई, फ्रेश वाटर और मेरीन वाटर दोनों के अंदर मिलते हैं। जो यूग्लिनोइड्स होते हैं ना ये हमेशा फ्रेश वाटर के अंदर ही मिलेंगे, कभी भी मेरीन वाटर में नहीं मिलेंगे यूग्लिनोइड्स, अंडरस्टूड और नॉट। उसमें भी फ्रेश वाटर ऐसा नहीं है कि जो बह रहा हो, रुका हुआ फ्रेश वाटर होना चाहिए, तभी उसमें क्या मिलेंगे, यूग्लिनोइड्स मिलेंगे बेसिकली। तो रुके हुए को बोलेंगे स्टेगनेंट्स, क्या बोलेंगे, स्टेगनेंट, स्टेगनेंट फ्रेश वाटर। ये कहां पे मिलेंगे, स्टेगनेंट फ्रेश वाटर, यानी कि रुके हुए मीठे पानी के अंदर मिलेंगे आपके यूग्लिनोइड्स जो है। तो ये मैंने लिखे हैं तीनों के हैबिटेट, क्या लिखे हैं, हैबिटेट। अब मैं लिखता हूं आपके सामने यहाँ पे न्यूट्रिशन कैसा कैसा होता है, थोड़ा मार्कर चेंज कर लेते हैं क्योंकि मामला कलरफुल लगे थोड़ा, है ना। अगर मैं आपको समझाऊं कि यहाँ पर और यहाँ पर कैसा न्यूट्रिशन है तो आप बोलोगे सर फोटोसिंथेसिस होता है, अभी अभी तो बताया था। एक बार लिख लेते हैं फिर से, यहाँ पे क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होता है भाई। यहाँ पे भी क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होता है। यहाँ पे क्या होता है, मिक्सोट्रोफिक न्यूट्रिशन है भाई, मिक्सोट्रोफिक, अंडरस्टूड और नोट। ये RO है ना, इतना तो समझ ही जाएंगे आप। फोटोसिंथेसिस अगर हो रहा है तो इसका मतलब 100% यहाँ पे कोई ना कोई पिगमेंट होगा। पिगमेंट जैसे कि पेड़ों में क्लोरोफिल होता है जो लाइट को एब्जॉर्ब करता है, उस लाइट एनर्जी से क्या बनती है, ग्लूकोज बनती है, उसी को फोटोसिंथेसिस बोलते हैं बेसिकली। यानी कि यहाँ पर फोटोसिंथेसिस हो रहा है तो कोई ना कोई पिगमेंट तो यहाँ पे होगा ही होगा। क्लोरोफिल होता है प्लांट्स के अंदर, ये प्लांट्स तो है नहीं, ये तो यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक है, तो इनके पास कौन सा पिगमेंट होता है इसकी बात करते हैं थोड़ी। यहाँ पर क्लोरोफिल तो होता है लेकिन थोड़ा अलग टाइप का होता है, कौन कौन सा होता है अभी बात करते हैं। यहाँ पे कौन सा होता है, यहाँ पे होता है क्लोरोफिल ए, क्या होता है, क्लोरोफिल ए। उसके साथ में क्लोरोफिल सी भी होता है। क्लोरोफिल ए और सी कहां प्रेजेंट है, डाइनोफ्लेजिलेट के अंदर। यहां पर भी क्लोरोफिल है भाई, यहां पर भी क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल सी है। यहां पर कौन सा क्लोरोफिल है, ध्यान से देखना, यहां पर है क्लोरोफिल ए तो है ही है, लेकिन साथ में बी भी है भाई। कौन सा है, बी भी है। ए तो सभी जगह है, यहां दोनों पर सी है और यहां पर क्या है, बी है बेसिकली, इतना पता रखना है। क्लोरोफिल कौन सा है समझ में आया। उसके बाद अलग कलर से लिखते हैं थोड़ा जेंथोफिल के बारे में। जेंथोफिल जो है वो सभी जगह प्रेजेंट होता है। कैरोटीनोइड के बारे में भी लिखवाई देते हैं आपको। यहां पर होता है अल्फा टाइप का कैरोटीनोइड, यहां पर अल्फा टाइप का क्या होता है, कैरोटीनोइड होता है। यहां पर होता है बीटा टाइप का, क्या होता है, बीटा कैरोटीनोइड होता है। यहां पर भी क्या होता है, बीटा टाइप का कैरोटीनोइड होता है। यानी कि कैरोटीन
अलग अलग हो सकते हैं, दो जगह होते हैं बीटा टाइप के, यहाँ पर क्या होता है अल्फा टाइप का होता है। जेंथोफिल तीनों जगह मिल सकते हैं भाई, तीनों की कैटेगरी ऑब्वियसली अलग अलग है। यहां पर भी क्या मिल सकते हैं, जेंथोफिल मिल सकते हैं, यहां पर भी क्या मिल सकते हैं, जेंथोफिल मिल सकते हैं, और यहां पर भी क्या मिल सकते हैं, जेंथोफिल मिल सकते हैं। यहां पर जो जेंथोफिल मिलते हैं उसमें पिरिडिनिन बहुत कॉमन है भाई, पिरिडिनिन टाइप का जो जेंथोफिल है वो बहुत ही ज्यादा कॉमन है डाइनोफ्लेजिलेट्स के अंदर। इसी पिरिडिनिन के कारण इनके अलग अलग कलर हो सकते हैं। डाइनोफ्लेजिलेट बहुत तरह के कलर्स में आपको देखने को मिल सकते हैं समुद्रों के अंदर। कौन कौन से कलर है देखो आपके सामने लिखते हैं। पहला कलर जो मार्कर का है वही है भाई ब्लू, है ना। अगला कलर है ग्रीन, अगला कलर है येलो, अगला है ब्राउन, उससे भी अगला है रेड। तो ये पांचों के पांचों कलर एनसीईआरटी के अंदर मेंशन है। ये के ये याद होने चाहिए, इसी सीक्वेंस में याद होने चाहिए। आप कहोगे सर याद कैसे रखें, है ना, मामला खतरनाक है थोड़ा। तो आपने विबग्योर का नाम तो जरूर सुना होगा, ये नाम तो सुना ही होगा। लाइट के 7 रंगों के नाम है, 7 कलर्स के नाम है बेसिकली। यही नाम इससे रिलेट करके याद कराऊंगा मैं। बी का मतलब ब्लू, सबसे पहले ब्लू लिखा है। जी का मतलब ग्रीन, अगला भी ग्रीन है। वाई का मतलब येलो, अगला भी येलो है। आर का मतलब रेड, सबसे लास्ट वाला भी रेड है। केवल ये जो ओ है ना, इसकी जगह आपको ब्राउन याद करना है। क्या याद करना है, ब्राउन याद करना है। इसी ट्रिक में ब्लू से लेकर रेड कलर तक डाइनोफ्लेजिलेट के कलर हो सकते हैं। एनसीईआरटी के अंदर जो एक एक वर्ड लिखा है ना, वो एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है। ट्रिक बनाओ, जैसे याद करना हो करो, बट याद होने चाहिए पांचों के पांचों कलर। डाइनोफ्लेजिलेट इन्हीं कलर का मिलेगा। अगर पिंक लिख दिया तो वो स्टेटमेंट या ऑप्शन गलत हो जाएगा, अंडरस्टूड और नॉट, क्योंकि एनसीईआरटी ने नहीं लिखा है पिंक, अंडरस्टूड और नॉट। दिस इज पावर ऑफ एनसीईआरटी एक्चुअली। तो इस ट्रिक से आप रिलेट करेंगे, ऑरेंज की जगह क्या करना है, केवल ब्राउन करना है। तो ये ट्रिक मुझे मिटानी पड़ेगी भाई, जगह थोड़ी कम है यहाँ पे, है ना। तो ये हो गई पिगमेंट की बात। यहाँ पे कौन कौन से पिगमेंट है बेसिकली। तो न्यूट्रिशन की हमने बात की है, जिसमें हमने पिगमेंट को समझ लिया है एक्चुअली। अब हम कुछ और कैरेक्टर्स की बात करते हैं। जो डाइनोफ्लेजिलेट्स होते हैं, इनका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर मैं समझाता हूं आपको। डाइनोफ्लेजिलेट्स नाम से ही समझ में आ रहा है कि यहाँ पे 2 फ्लेजिलाई होगी। उसके अलावा पहले वो समझ लो, इनके अंदर एक कैरेक्टर होता है कि ये रात को चमकते हैं। डाइनोफ्लेजिलेट जो होते हैं वो रात को चमकते हैं, लाइट को प्रोड्यूस करते हैं नाइट के अंदर, है ना। उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं बायोल्यूमिनिसेंस। क्या बोलते हैं, बायोल्यूमिनिसेंस बोलते हैं। व्हाट इज बायोल्यूमिनिसेंस? इट इज ए प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्गेनिज्म इन विच ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूसेस लाइट। ऑर्गेनिज्म क्या प्रोड्यूस करेगा, लाइट। वो चमकता हुआ जगता हुआ दिखाई देगा। समझ पा रहे हैं क्या? इस प्रॉपर्टी के कारण डाइनोफ्लेजिलेट चमकते हैं रात में, है ना। तभी इन डाइनोफ्लेजिलेट को अलग अलग नाम देंगे। अगर समुद्र के अंदर मिलता है डाइनोफ्लेजिलेट, खारा पानी समुद्रों में ही होता है, समझ पा रहे हो क्या। समुद्र के अंदर कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म मिलते हैं जो रात को चमकते हैं, समझ पाए। जब साइंटिस्ट ने सबसे पहले इन ऑर्गेनिज्म को देखा था तो साइंटिस्टों को लगा था कि ये भूत है। क्या लगा था, भूत है। तो इनको घोस्ट नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया बच्चों, घोस्ट नाम दिया गया। क्योंकि समुद्र के अंदर मिल रहे हैं तो इन्हें समुद्र के घोस्ट बोलेंगे। तो इनका एक और नाम रखा गया, ऑल्सो नोन एज। इन्हें क्या क्या कहते हैं, ध्यान से लिखना। इन्हें सी घोस्ट भी कहते हैं, समुद्रों के भूत भी कहते हैं भाई। रात को चमक रहे हैं, इससे बढ़िया नाम तो क्या ही रखे इनका, समुद्र के भूत बोल दिया। उसके अलावा ये आग के जैसे दिखे थे भाई, कुछ साइंटिस्टों को आग लगी थी, आग की तरह लगे थे ये, तो इन्हें फायर एल्गी भी बोल दिया। क्या बोल दिया, फायर एल्गी। भाई एल्गी वही तो होता है जो पानी पे तैरे, ये भी पानी पे तैर रहे हैं लेकिन चमकते हुए तैर रहे हैं, तो इन्हें फायर एल्गी भी बोल दिया। समझ पा रहे हो क्या। तो कुछ ऐसे नाम रखे थे इनके। उसके अलावा क्योंकि ये रात को चमक रहे हैं तो इन्हें नाइट लाइट भी कहा गया था। अगला नाम क्या रखा गया था इनका, रात का उजाला, नाइट लाइट भी इन्हीं को बोला गया था। तो ये 3 नाम रखे गए थे किसके, डाइनोफ्लेजिलेट्स के रखे गए थे। किस प्रॉपर्टी के बेसिस पे, बायोल्यूमिनिसेंस प्रॉपर्टी की वजह से रखे गए थे बेसिकली। एक प्रोटीन होता है लूसीफेरिन प्रोटीन, उस प्रोटीन के कारण ये प्रॉपर्टी दिखाई देती है। लेकिन इतनी डिटेल की कोई जरूरत नहीं है भाई, ये प्रॉपर्टी किसके अंदर होती है और उससे क्या नाम दिए गए, इतना ही बहुत है, ठीक है क्या। क्राइसोफाइटा जो एक ग्रुप है, इसके अंदर फर्दर
दो टाइप के ऑर्गेनिज्म आते हैं, डाई एटम और डेस्मिड उन्हें बोलते हैं। एक बार बस नाम देख लो, डाई एटम्स क्या होते हैं, डाई एटम्स, और डेस्मिड्स क्या है, डेस्मिड्स। ये नाम मैंने क्यों बताए हैं, ये दोनों ऑर्गेनिजम्स किस में आते हैं, क्राइसोफाइटा के अंदर आते हैं। ये जो डेस्मिड होते हैं इन्हीं को बोला जाता है गोल्डन एल्गी, क्या बोलते हैं, गोल्डन एल्गी, सुनहरी एल्गी, सुनहरे शैवाल बोलते हैं इन्हें। इसीलिए बताया है क्योंकि इसमें और इसमें कंफ्यूजन ना हो। फायर एल्गी बोलते हैं डाइनोफ्लेजिलेट को, गोल्डन एल्गी किसे बोलते हैं, क्राइसोफाइटा के मेंबर को, जिसे और भी बोलते हैं डेस्मिड। अंडरस्टूड और नॉट, यानी कि दोनों वर्ड्स में कंफ्यूजन ना हो इसलिए एक साथ बताए हैं भाई दोनों वर्ड्स आपको। तो आई होप यू नोट दिस, इसको आप नोट कर सकते हैं पॉज करके, फिर हम आगे बढ़ते हैं। एक चीज यहीं पे समझ लो, जो डाइनोफ्लेजिलेट्स है, जब मैंने आपको सेल चैप्टर पढ़ाया था तो बताया था प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में जब डिफरेंस पढ़ाए थे तो ये कहा था कि यूकैरियोटिक सेल में हिस्टोन प्रोटीन मिलता है, प्रोकैरियोटिक में नॉन हिस्टोन या पॉलीअमीन्स मिलते हैं। क्या ये यूकैरियोटिक सेल है, सारे यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स है ना, इनके अंदर हिस्टोन प्रोटीन मिलना चाहिए या नहीं, बिल्कुल मिलना चाहिए, मिलता भी है भाई सभी ऑर्गेनिज्म के अंदर, यहाँ सब जगह क्या मिलता है, हिस्टोन प्रोटीन मिलता है। लेकिन यहाँ पर डाइनोफ्लेजिलेट्स के अंदर हिस्टोन प्रोटीन नहीं मिलता है। अगर हिस्टोन नहीं मिलता है तो यहाँ पर क्रोमोसोम कंडेंस और रिलेंस नहीं हो सकते, इसलिए यहाँ के क्रोमोसोम हमेशा कंडेंस फॉर्म में ही रहते हैं, चाहे सेल डिवीजन हो या ना हो वो हमेशा ही क्रोमोसोम बनाकर रखेंगे। यहाँ का जो क्रोमेटिन मटेरियल होगा वो हमेशा क्रोमोसोम की फॉर्म में ही मिलेगा। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। अगर सेल डिवीजन चैप्टर पढ़ा है तो ये बात समझ में आ गई होगी कि कंडेंस कब होते हैं और रिलेंस कब होते हैं। तो यहाँ पर हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता है, ये बात भी आप नोट कर सकते हैं एरो लगा के। अब हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे इनकी सेल वॉल के बारे में। भाई इनके अंदर सेल वॉल मिलती है क्योंकि पेड़ों जैसे कैरेक्टर है ना, फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, तो कैसी सेल वॉल है उसकी बात करेंगे। तो मैं इरेज करूंगा इसे ऑब्वियसली। देखो जो डाइनोफ्लेजिलेट्स है वो बिल्कुल ही पेड़ों की तरह है, यानी कि इनकी सेल वॉल में बिल्कुल वही चीजें हैं जो पेड़ों की सेल वॉल में होती है। पेड़ों में क्या क्या होता है आपको तो पता ही है क्योंकि पढ़ाई की है थोरेक्स के साथ, मस्त एकदम है ना। यहाँ पे होता है सेल्यूलोज, क्या होता है, सेल्यूलोज। उसके साथ यहाँ पे पेक्टिन भी होता है, बढ़िया एकदम। यहाँ पर होता है सेल्यूलोज, ऑब्वियसली सेल्यूलोज तो यहाँ पर भी होगा, लेकिन यहाँ पर होता है सिलिका। सिलिका भी एक सब्सटेंस है भाई, सेल वॉल के अंदर मिलता है, सेल वॉल ऑफ क्राइसोफाइटा। यहां पर सेल वॉल एब्सेंट होती है, होती ही नहीं है, बढ़िया है भाई, होती नहीं है तो पढ़ना ही नहीं है। यहाँ की सेल वॉल और यहाँ की सेल वॉल किसकी बनी है आप याद कर सकते हैं, सेलुलोज और पेक्टिन, सेलुलोज और सिलिका, उसके अलावा यहाँ पे प्रेजेंट ही नहीं है। जो सेलुलोज और पेक्टिन की बनी हुई है सेल वॉल वो प्लेट्स की फॉर्म में होती है, किसकी फॉर्म में होती है, प्लेट्स की फॉर्म में। इन प्लेट्स को बोला जाता है थीका, क्या बोला जाता है, थीका। थीका को लोरिका भी बोल देती है कुछ किताबें। थीका या लोरिका क्या होती है, प्लेट्स ऑफ सेलुलोज एंड पेक्टिन विच इज प्रेजेंट इन द सेल वॉल ऑफ डाइनोफ्लेजिलेट्स। डाइनोफ्लेजिलेट की सेल वॉल में मिलने वाली सेलुलोज और पेक्टिन की जो प्लेट्स होती है उसी को क्या बोलते हैं, थीका या फिर लोरिका बोलते हैं। ये जो थीका और लोरिका है कुछ इस टाइप से लगी होती है, कुछ इस टाइप से है ना, सेल वॉल कुछ ऐसी दिखाई देती है इसकी प्लेट्स की फॉर्म में। आई होप यू गॉट इट माई पॉइंट, कुछ ऐसी प्लेट्स दिखती है, इसी को बोलते हैं स्केप्टर्ड सेल वॉल। यहां पे स्केप्टर्ड हो रहे हैं भाई, सेप्टा बने हुए हैं, बेसिकली सेप्टम बने हुए हैं, इसी को क्या बोलते हैं, स्केप्टर्ड सेल वॉल बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये वर्ड एनसीईआरटी का है इसीलिए है ना, तो ये पढ़ना है भाई यहाँ की सेल वॉल के बारे में। यहाँ की सेल वॉल जो है वो प्लेट की फॉर्म में होती है, प्लेट को थीका बोलते हैं। प्लेट बनती किसकी है, सेलुलोज और पेक्टिन की बनती है, और सेल वॉल को क्या बोलते हैं, स्केप्टर्ड सेल वॉल बोलते हैं, इतना पता होना चाहिए। यहाँ की सेल वॉल पे आते हैं भाई, यहाँ की सेल वॉल के अंदर सिलिका प्रेजेंट होता है, और सिलिका एक बहुत ही मजबूत, बहुत ही स्ट्रॉन्ग सब्सटेंस होता है। डिस्ट्रिक्टेबल का मतलब पता है क्या आपको, अगर मैं आपके सामने लिखूं डिस्ट्रिक्टेबल, इसका मतलब होता है ऐसी कोई चीज जिसे तोड़ा जा सके, नष्ट किया जा सके, उसे बोलते हैं डिस्ट्रिक्टेबल थिंग, डिस्ट्रक्टेबल वस्तु। अगर मैं इसके सामने लगा दूं इनडिस्ट्रिक्टेबल, उसका मतलब होता है ऐसी वस्तु जिसे तोड़ा ना जा सके। ये जो सेल वॉल होती है वो इनडिस्ट्रक्टेबल होती है, इसे कोई तोड़ ही नहीं सकता है।
यानी कि ये बहुत ही मजबूत सेल वॉल है, अंडरस्टूड और नॉट। एनसीईआरटी में वर्ड लिखा गया है इनडेस्ट्रक्टिबल, यहाँ की सेल वॉल इनडिस्ट्रक्टिबल होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, सिलिका प्रेजेंट है बेसिकली। और इनकी सेल वॉल होती कैसी है, इसकी सेल वॉल के अंदर दो थीकाएं होती है भाई, एक थीका ऐसी होती है, इसे बोलते हैं ईपीथीका। क्या बोलते हैं, ईपीथीका। यहाँ पर देखो बहुत सारी प्लेट है, यानी कि बहुत सारी थीकाएं हैं। यहाँ पर एक थीका तो ऊपर होती है, ईपी का मतलब ही ऊपर, ईपीथीका। एक होती है थीका इसके नीचे कुछ ऐसे, इसे क्या बोलते हैं, हाइपोथीका बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं, हाइपोथीका बोलते हैं। ईपीथीका और हाइपोथीका के मिलने से जो स्ट्रक्चर बना है, अगर उसे आप ध्यान से देखो तो ये साबुन के डिब्बे के जैसा स्ट्रक्चर है, इसलिए इसे बोलते हैं सोप बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर। सोप बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर, साबुन के डिब्बे जैसा स्ट्रक्चर बन चुका है भाई इसकी सेल वॉल का, अंडरस्टूड और नॉट। ये सेल वॉल है किसकी, क्राइसोफाइटा मेंबर्स की। तो यहाँ की सेल वॉल समझ में आई आपको, यहाँ की भी सेल वॉल समझ में आई। यहाँ पर सेल वॉल होती नहीं है, सेल वॉल नहीं होती, बट इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के चारों तरफ एक कवरिंग होती है प्रोटीन की, उसे बोलते हैं, वो लिखी लो भाई, यहाँ पे ऐसे लिखो, कवरिंग ऑफ पेलिकल प्रोटीन, कवरिंग ऑफ पेलिकल प्रोटीन प्रेजेंट अराउंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के चारों तरफ पेलिकल प्रोटीन की क्या मिलती है बच्चों, कवरिंग मिलती है। ये पेलिकल एक प्रोटीन है जो लचीला होता है। यहाँ की सेल वॉल बहुत ही मजबूत है, इसके अंदर वाला क्राइसोफाइटा हिल ही नहीं सकता। यहाँ की जो, यहाँ तो सेल वॉल तो है ही नहीं, यहाँ पर क्या है, पेलिकल की एक प्रोटीन लेयर है जो लचीली होती है, इसीलिए यूग्लिना जो है वो मूव कर सकता है। भाई मूव करेगा तभी तो ऑर्गेनिज्म को अपने अंदर खाएगा, तभी तो ये हेटेरोट्रोफिक होगा, अंडरस्टूड और नॉट। तो ये है भाई इनकी सेल वॉल के बारे में, या फिर सेल वॉल नहीं है तो उसकी आउटर कवरिंग के बारे में। इतना आप नोट करें, या फिर यहीं पे समझा देता हूं, स्पेस तो है अभी, है ना, यहीं पे समझ लो। चलो यहां पर फ्लैजिला की बात करते हैं, फ्लैजिला टॉपिक है अगला, है ना। फ्लैजिला बेसिकली जैसा कि नाम में दिख रहा है डाइनोफ्लैजिलेट, तो यहाँ पे क्या होते हैं, दो फ्लैजिला होते हैं भाई, बढ़िया एकदम मस्त, दो फ्लैजिला है। दोनों फ्लैजिला 90 डिग्री पे लगे होते हैं, इसलिए उसे बोलते हैं हेट्रोकोन्ट कंडीशन। क्या बोलते हैं, हेट्रोकोन्ट कंडीशन। दोनों फ्लैजिला कैसे लगे हैं, 90 डिग्री पे लगे हैं। समझना इस बात को, 90 डिग्री वाली बात को बहुत ध्यान से। अगर मैं आपके सामने कोई ऐसा स्ट्रक्चर बनाता हूं और आपको बोलता हूं बच्चों ये क्या है, ये आप कहोगे सर झोंपड़ी है, झोंपड़ी जैसा लग रहा है, लेकिन ये एक डाइनोफ्लैजिलेट्स है, ऐसा आप मानेंगे, मान लोगे क्या, मान लो, बढ़िया एकदम मस्त। इसके अंदर एक ऐसी दरार होती है, गड्ढा होता है, एक ऐसी दरार होती है, अलग अलग कलर से बनाते हैं ताकि थोड़ी विजिबिलिटी बढ़िया हो आपकी। एक तो रेड कलर में जो है गड्ढा और एक ब्लू कलर में जो है वो है गड्ढा, इसे बोलेंगे, ये ग्रूव है। गड्ढे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ग्रूव या फ्रो बोलते हैं। तो ये ग्रूव है या फ्रो है ऐसा बोल लो। क्या ये ट्रांसवर्स है, ऐसी पोजीशन को क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स, और ऐसी पोजीशन को क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडनल। तो ये जो इस डायरेक्शन में है इसे बोलेंगे ट्रांसवर्स ग्रूव या ट्रांसवर्स फ्रो बोल सकते हैं। ये जो है इसे क्या बोलेंगे, लॉन्गिट्यूडिनल, लॉन्गिट्यूडिनल ग्रूव या लॉन्गिट्यूडिनल फरो बोल सकते हैं। लॉन्गिट्यूडिनल ग्रूव लिख लो, ट्रांसवर्स ग्रूव लिख लो, इधर कुछ ऐसे वर्ड्स रखे गए हैं इनके। इन गड्ढों के अंदर क्या प्रेजेंट होती है, बेसिकली फ्लैजिलाएं प्रेजेंट होती है। दोनों गड्ढों के अंदर फ्लैजिलाएं प्रेजेंट होती है। पहले तो नाम समझ लो, इन गड्ढों के नाम भी रखे जाते हैं भाई। जो लॉन्गिट्यूडिनल है, जो सीधा है, ये सीधा है ना कुछ ऐसे वाला, सीधे से याद रखेंगे सल्कस। क्या याद रखेंगे, सल्कस, क्योंकि ये सीधा है तो सीधे को बोल दिया सल्कस, से सीधा, से सल्कस। समझ में आया क्या, बिल्कुल आया। क्या ये गिरा हुआ है, जो ट्रांसवर्स वाला है वो ऐसे पड़ा है ना, यानी कि गिरा हुआ है, तो इसे बोलेंगे गर्डिल। क्या बोलेंगे बच्चों, गर्डिल। यानी कि सल्कस और गर्डिल क्या है, सल्कस का मतलब जो सीधा है, लॉन्गिट्यूडनल फ्रो ऑफ द डाइनोफ्लैजिलेट्स, अंडरस्टूड और नॉट। गर्डिल का मतलब जो गिरा हुआ है, ट्रांसवर्स फ्रो ऑफ डाइनोफ्लैजिलेट्स, अंडरस्टूड और नॉट। यानी कि दोनों वर्ड्स कैसे याद करने हैं वो भी आपको बता दिए हैं एकदम बढ़िया तरीके से। ये दोनों गड्ढे हैं, क्या है, गड्ढे हैं। इन गड्ढों के अंदर लगे होते हैं फ्लैजिला। क्या लगे होते हैं, फ्लैजिला। एक फ्लैजिला इधर लगा हुआ है ऊपर की तरफ, एक फ्लैजिला इधर लगा हुआ है। बेसिकली दोनों फ्लैजिलाएं एक दूसरे पर 90 डिग्री के ऊपर है। इनके बीच का एंगल अगर देखो तो आपको दिखेगा 90 डिग्री है।
कुछ ऐसे होते हैं, ये होती है कौन सी, लॉन्गिट्यूडनल फ्लो, ये है ट्रांसवर्स फ्लो, यहां से एक फ्लैजिला निकल रहा है, एक फ्लैजिला यहां से निकल रहा है, तो क्या इन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री ही तो है, बिल्कुल है। इन फ्लैजिलाओं में से जो यहाँ पे फ्लैजिला होता है वो थोड़ा सा थिक होता है, मोटा होता है, ट्रांसवर्स वाला मोटा होता है, और जो लॉन्गिट्यूडनल वाला है ये फ्लैजिला थोड़ा पतला होता है, थिन होता है। बस इतनी बातें, अच्छे से डायग्राम बनाए लिखे, मैंने थोड़ा जगह कम है यहाँ पे स्पेस, इसलिए थोड़ा इधर उधर हो गया डायग्राम। आप एक नोटबुक के अंदर सीक्वेंस से बनाएंगे और सब कुछ लिखेंगे भाई जो भी अभी तक समझाया है, ठीक है। जो क्राइसोफाइटा है, यहाँ की फ्लैजिला की बात करते हैं, थोड़ा बहुत इरेज करना पड़ेगा बोर्ड पे। क्राइसोफाइटा के अंदर फ्लैजिला होता ही नहीं है, क्या नहीं होता है, फ्लैजिला। अगर फ्लैजिला नहीं है तो आप कहोगे इसके जो सेल्स है वो मूव कैसे करेंगे भाई, ये मूव करते हैं मटेरियल के मूवमेंट के कारण, अभी समझ में आएगा देखना, मटेरियल के मूवमेंट से ये मूव करेंगे। या फिर आप ऐसा भी कह सकते हो कि अगर पानी के अंदर है तो जब पानी मूव करेगा तो ये पानी के साथ बहकर पैसिवली मूवमेंट भी कर लेंगे। अंडरस्टूड और नॉट, बिल्कुल अंडरस्टूड है भाई। क्राइसोफाइटा के अंदर फ्लैजिला क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं, क्या होते हैं, एब्सेंट। फ्लैजिला टॉपिक है, क्राइसोफाइटा के अंदर एब्सेंट है। बट प्रेजेंट इन रिप्रोडक्टिव स्टेज, जब इन क्राइसोफाइटा के अंदर रिप्रोडक्टिव स्टेज आती है, यानी कि गैमेट्स बनते हैं, तो उन गैमेट्स के अंदर क्या होती है, फ्लैजिला होती है। यहां पर फ्लैजिला नॉर्मली एब्सेंट होती है, बट गैमेट के अंदर क्या होती है, प्रेजेंट होती है। आपको इतना पता होना चाहिए बस। युग्लिना के अंदर भी फ्लैजिला की बात करते हैं, यहां पर भी 2 फ्लैजिला है भाई, जैसा डाइनोफ्लैजिलेट में 2 फ्लैजिलाई थी, यहां पर भी 2 फ्लैजिलाई हैं। युग्लिनोइड्स के अंदर युग्लिना आता है। बेसिकली युग्लिना की स्ट्रक्चर अगर आपके सामने बनाऊं तो कुछ ऐसी स्ट्रक्चर आप ड्रॉ कर सकते हो। इस युग्लिना के ऊपर 2 फ्लैजिलाएं आपको दिखेगी, एक तो ऐसी फ्लैजिला होगी लंबी सी, एक होगी इससे छोटी फ्लैजिला कुछ ऐसी। तो यहाँ पे 2 फ्लैजिलाएं हैं भाई, एक तो लंबी है और एक क्या है, छोटी है। लंबी वाले को बोलेंगे लॉन्गर फ्लैजिला, लंबी है भाई लॉन्गर। छोटी वाली को बोलेंगे शॉर्टर फ्लैजिला, छोटी है भाई। जो लंबी वाली है ये काम करती है चलने का, इस युग्लिना को एक जगह से दूसरी जगह कौन पहुंचाता है, लॉन्गर फ्लैजिला, यानी कि ये लोकोमोशन का काम करता है। जो शॉर्टर फ्लैजिला होता है इसका काम ही नहीं पता भाई, इसका काम अभी तक अननोन है, कोई भी साइंटिस्ट पता नहीं लगा पाया। क्या पता आप में से कोई साइंटिस्ट बने और युग्लिना के शॉर्टर फ्लैजिला का फंक्शन बता दे, तो आपका भी नाम इतिहास के सुनहरे पन्नों में लिखा जा सकता है। समझ पा रहे हो या नहीं? यानी कि अभी भी बहुत सी चीजें हैं जो अनडिस्कवर्ड है, अननोन है भाई, इनका पता लगाना बाकी है। तो मैं उम्मीद करता हूं इतना टॉपिक आपको समझ में आया है। इतना टॉपिक अगर समझ में आ गया है तो बस एक लाइन है एनसीईआरटी की जो मैं आपको समझाना चाहूंगा, उसके बाद लेक्चर को ओवर करेंगे। अगले लेक्चर से हम बेसिकली इन 5 ग्रुप को एक एक करके डिटेल में स्टडी करेंगे। ये जो अभी पढ़ा ये फिर से पढ़ेंगे, अभी केवल कंपेयर करके पढ़ा है, फिर से अलग से पढ़ेंगे एक एक करके। जो लास्ट बात मैं बताना चाह रहा था वो थी क्राइसोफाइटा के बारे में। क्राई का मतलब क्या होता है, रोना बेसिकली, ये रोते रहते हैं, ऐसे याद करेंगे। जब पूरा टॉपिक पढ़ाऊंगा क्राइसोफाइटा का तब पूरी ट्रिक बताऊंगा, अभी केवल इतना ध्यान रखो कि ये रोते रहते हैं। अब आप पूछोगे रो क्यों रहे हैं सर? रो इसलिए रहे हैं क्योंकि इनसे सबसे ज्यादा काम करवाया जा रहा है। पूरे वर्ल्ड का 80% फोटोसिंथेसिस यही करते हैं। क्या करते हैं? 80% फोटोसिंथेसिस। दुनिया में बहुत सारे पेड़ हैं, सब फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, लेकिन 80% तो कौन करते हैं? केवल क्राइसोफाइटा, जो समुद्र के ऊपर तैरने वाले क्या है, ऑर्गेनिजम्स है। यानी कि पेड़ों का फोटोसिंथेसिस में कितना कंट्रीब्यूशन है? केवल 20%। अंडरस्टूड और नोट? ज्यादातर फोटोसिंथेसिस कौन कर रहे हैं? केवल क्राइसोफाइटा। अगर इतना काम करवा रहे हो तो इन्हें प्रोड्यूसर का कैटेगरी दे दो भाई, सबसे ज्यादा प्रोडक्शन यही तो कर रहे हैं, इसलिए इनको चीफ प्रोड्यूसर बोला जाता है। प्रोड्यूसर जो प्रोड्यूस करे, फोटोसिंथेसिस करे, प्रोड्यूस करे किसे? ग्लूकोज को, उसे बोलते हैं प्रोड्यूसर। चीफ का मतलब मुख्य प्रोड्यूसर, जो सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करे। यहां पे सबसे ज्यादा प्रोड्यूस की जा रही है ग्लूकोज। चीफ प्रोड्यूसर ऑफ क्या बोलेंगे? ओशियन, क्योंकि समुद्र के अंदर तो ही प्रोड्यूस कर रहे हैं, समुद्रों के क्या है? मुख्य उत्पादक है, मुख्य प्रोड्यूसर है। तो चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ओशियंस किसे बोलते हैं? क्राइसोफाइटा को बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? 80% से ज्यादा फोटोसिंथेसिस कर देते हैं, इसीलिए बोलते हैं। तो ये था भाई इन 5 ग्रुप के बारे में कंपैरिजन की टेबल, और अगले लेक्चर से मैं आपको समझाऊंगा एक एक ग्रुप की डिटेल।
बहुत सारी ट्रिक्स के साथ, बहुत सारे शॉर्ट डिनोट के साथ आपको याद करवाएंगे, जिससे कि चीजें आप ज्यादा लंबे समय तक याद कर पाए। तो यहाँ तक लेक्चर देखने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। चिल देन।